बटिस्टा का यार फिलहाल ये लुक चल रहा है, मुझे नहीं पता कि ये किसी उनके मूवी के लिए है या फिर वो अपने किसी कैरेक्टर में है, क्योंकि मैं हॉलीवुड या इन सारी चीज़ों की तरफ हूँ नहीं, ज़्यादा हुई नहीं मतलब बिल्कुल भी। लेकिन बटिस्टा को ऐसे देख के थोड़ा सा लग रहा है भाई, बटिस्टा कुछ ज़्यादा ही बूढ़े नहीं लग रहे। वैसे पता है आपको कि ये अपना लुक कभी भी कैसे भी चेंज कर लेता है। अगर अगली मूवी के अंदर रोल होगा कि 30 साल के एक मर्द का करना है तो उसमें भी आ जाएंगे, लेकिन बटिस्टा ऐसे थोड़े अलग से देखे तो सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ इसे। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। रेसलमेनिया 39 में कोडी रोड्स अपनी स्टोरी को फिनिश नहीं कर पाए थे, उसके बाद ब्लड लाइन सिविल वॉर हुई, समर स्लैम में रोमन रेंस एंड जे ऊसो का मैच, और क्या ब्लड लाइन की स्टोरी पीक कर रही थी, सारी चीजें कवर हैं द ब्लड लाइन सीरीज के फाइनल एपिसोड में, जो कि आ चुका है असली अखाड़ा के ऊपर। तो गाइस आप लोग डिस्क्रिप्शन जाके सुन सकते हो, फाइनल एपिसोड है फिलहाल के लिए, स्टोरी यहीं तक है अभी ब्लड लाइन की, उसके बाद हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन थैंक यू पहले तो आपको सपोर्ट के लिए, इस पूरी सीरीज के लिए, एंड ऐसा कंटेंट आपके लिए आगे भी आता रहेगा। तो छठा एपिसोड आप लोग जाके सुन सकते हो डिस्क्रिप्शन से। हम चलते हैं आज की मेजर स्टोरी की तरफ। और गाइस आज एक बहुत धमाकेदार रिटर्न हो चुका है WWE NXT ब्रांड में, क्योंकि टाई डिलिंजर के नाम से आप जिसको जानते होंगे, शॉन स्पीयर्स के नाम से जानते होंगे AEW कंपनी के अंदर, इन्होंने अपना रिटर्न कर लिया है। डेब्यू तो नहीं बोला कहीं मैंने, अटैक किया इन्होंने रिज हॉलैंड के ऊपर, और जो प्रेजेंटेशन WWE ने इनकी दिखाई है, सिर्फ आने भर से ही पता चल गया है कि टाई डिलिंजर के साथ या फिर शॉन स्पीयर्स के साथ बहुत बड़ी चीजें होने वाली हैं। आगे उन्होंने जो स्टील स्टेप से अटैक किया, जिस तरीके से वो पीछे से स्पॉटलाइट थी और टाई डिलिंजर सामने से दिख रहे थे, कैमरा एंगल ऐसे तो बहुत मस्त लग रहा था वो। इसके बाद रिएक्शन भी आता है उनका शॉन स्पीयर्स का, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर उन्होंने लिखा है बैक, WWE NXT दोनों को टैग किया है। और ऑलरेडी इसके पीछे रिपोर्ट ये आ गई है कि क्योंकि ये AEW कंपनी से आए हैं, तो 3 नाम है ना अभी तक की, कोडी रोड्स, जेड कारगिल और शॉन स्पीयर्स सब लिस्ट में आ चुके हैं जो AEW कंपनी से आए हैं। और भी कोई नाम तो नहीं है मेजर, तो आई थिंक ये 3 नेम ही अभी तक जितने मुझे याद आ रहे हैं अभी दिमाग में, तो ये आ चुके हैं। और कोडी रोड्स ही वो सुपरस्टार बने हैं जिन्होंने ये इन्फ्लुएंस किया कि भाई ये बंदा यहां से यहां आ जाए, तो कोडी रोड्स ने इसमें रोल प्ले किया। इसी वजह से उन्होंने एक ट्वीट भी किया जहां पर उन्होंने सिर्फ 10 ट्वीट किया है। WWE के अंदर का गिमिक हुआ करता था नंबर 10, रॉयल नंबर 10 पर एक बार WWE ने इनको एंट्री भी दी थी, उस पर रिएक्शन भी अच्छा आता है लोगों का, पसंदीदा थे वैसे ये कैरेक्टर। WWE से ज्यादा मैं बोलूंगा AEW के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। यूजुअली लोग बोल देते हैं AEW के अंदर जाके हर कोई बर्बाद हो रहा है, लेकिन शॉन स्पीयर्स के केस में आई थिंक जो दोबारा से अपने आप को बिल्ड किया, उसकी वजह से अभी वो WWE कंपनी में आए हैं। तो अब इनका जो रास्ता है वो WWE की तरफ है, फिलहाल NXT में, हो सकता है आने वाले टाइम में मेन रोस्टर के ऊपर भी आ जाए। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और एक चीज आपको समझाता हूं पहले तो मैं, ये जो पूरी ब्लड लाइन है, ब्लड लाइन ने ड्रू मैकिंटायर से तो आपको पता नहीं कि कैसे लिंक है, कि क्लैश एट द कैसल में जब वो जीत ही जाते तो उस टाइम पे कैसे सबसे बड़ा पासा फेंका था रोमन रेंस ने जब सोलो सिकोवा का मेन रोस्टर में डेब्यू हो गया था। सेथ रॉलिंस और ब्लड लाइन की हिस्ट्री भी आपको पता ही है। तो अब कैसे WWE ने रेसलमेनिया 40 अब जब आ गई है, तो कुछ ऐसा सिनेरियो बनाया है कि ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस अपनी स्टोरी में ब्लड लाइन की स्टोरी की बात कर रहे हैं। तो यह है एक लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग, और शायद इसकी वजह से ही ड्रू मैकिंटायर को अपना मूवमेंट मिलेगा रेसलमेनिया 40 में। सिंपल सी बात है भाई, ये जो सेथ रॉलिंस है वो इतना ज्यादा घुसे पड़े हैं ब्लड लाइन में कि ये ब्लड लाइन वाली चीज जिसके लिए अभी से ड्रू मैकिंटायर उनको अवेयर कर रहे हैं, वही उनका रीजन बनेगी कि सेथ रॉलिंस क्यों हार जाएंगे इस मैच में चैंपियनशिप, और ड्रू मैकिंटायर क्राउन होंगे हमारे नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो ये सेथ रॉलिंस को इस बात से थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। बट ये जो WWE ने पुराने टाइम से स्टोरी को दिखा के ऐसे किया है भाई, वो बहुत मस्त इसका लिंक बन रहा है। और जब ब्लड लाइन की बात हो रही है यहाँ पर, तो इंटरफेरेंस ना सिर्फ सोलो सिकोवा की बात हो रही है, बल्कि रोमन रेंस और रॉक की भी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से सेथ रॉलिंस उनके फटेले में टांग अड़ा रहे हैं, अब यहाँ पर रॉक और रोमन रेंस भी वो वाला काम कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि ड्रू मैकिंटायर जीते, लेकिन एक पनिशमेंट, एक सबक सेथ रॉलिंस को सिखाने के लिए बहुत ज्यादा लाइकली है भाई कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत जाएंगे ड्रू मैकिंटायर एट रेसलमेनिया। फाइनली हम कह सकते हैं उनको वो वाला मूवमेंट मिलेगा जो कि ब्रॉक लेसनर को हरा के उनको नहीं मिला था, वो है क्राउड के सामने चैंपियनशिप जीतना। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं चैट गेबल के बारे में, और इस बारे में तो सिर्फ इतना ही बोलूंगा आपको, इस वीडियो को देख के जैसा मुझे फील हुआ चैट गेबल के लिए, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपको मैंने बताया था कि जो चैट गेबल की स्टोरी ऐसा लग रहा था कि वो अनफिनिश्ड है, ड्रू मैकिंटायर के साथ उनके ऑलरेडी और बहुत कुछ काम करना बाकी है। क्योंकि एक पॉइंट पे मुझे सबसे पहले अगर कोई बिलीवेबल बंदा लगा जो गुंथर को हरा देगा, भाई यही लग रहा है वो चैट गेबल ही थे। जो उनकी स्टोरी, वो डॉटर भी उनकी रिंग साइड में बैठ के रो रही थी भाई, सारी चीजें इतनी पर्सनल हो गई थी, डिस्गस्टिंग फादर उन्होंने बोल दिया था। तो अब चैट गेबल दोबारा से उस चीज में जो है चिंगारी और आग लगाने का काम कर रहे हैं। तो ट्विटर पे उन्होंने पूरी वीडियो डाल दी जहां पे उन्होंने बोला कि ये सिर्फ टाइटल जीतना, मैच जीतना, फिर गुंथर को हराने तक सीमित नहीं रह गया, उस तक नहीं। अब ये यहाँ पे उनकी बात हो रही है फैमिली की, उनके बच्चों की, और उसी चीज को स्टोरी लाइन के अंदर जिस तरीके से इन्होंने डाला है भाई साहब,
चैट गेबल को मूवमेंट मिलना चाहिए। अभी भी ऐसे बहुत सारे नाम है जिसको बोल सकते हैं यार चैट गेबल डिजर्विंग है, सैमी ज़ेन है यार, इसको मौका दे सकते हैं, उसको दे सकते हैं, लेकिन ये जो सिर्फ चैट गेबल की अगर चीज़ को देखें मुझे लगना है और कहीं दिमाग जा रहा है कि किसकी तरफ डब्ल्यूडब्ल्यू जाएगी अगर उनको नेक्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन किसी को देखना है, गुंथर का टाइटल किसी और के ऊपर लेके जाना है। देखो अभी कैसे स्टोरी चलती है। अभी आपको मैंने पिछली वीडियो में, शाम वाली वीडियो में बताया था, कहीं तो बताया था कल कि मल्टीपर्सन मैच की तरफ भी डब्ल्यूडब्ल्यू शायद जा रही है, उसी डायरेक्शन में डब्ल्यूडब्ल्यू चला रही है इसको। और गुंथर ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को कितना इंपॉर्टेंट बना दिया भाई, ये बात बिल्कुल ज़्यादा एक बहुत बड़ा सल्यूट मारने वाली बात है। मैंने आपको बताया था अगली जो स्मैकडाउन का एपिसोड है वहां पर रॉक आने वाले हैं, रोमन रेंस आने वाले हैं। तो अभी रिपोर्ट किया ये पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से कि करंट प्लान डब्ल्यूडब्ल्यू का कोडी रोड्स को भी स्मैकडाउन में लेके आने का है। और भाई क्या बोलूं मैं इसके बारे में, रोमन रेंस, रॉक, कोडी रोड्स तीनों के तीनों एक स्मैकडाउन में, तो क्या ये कुछ कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं, क्या इनका कोई मैच हो रहा है? सारी मैंने आपको जो स्पेकुलेशन है बता दी कि सिंगल्स मैच भी कैसे हो सकता है, टैग टीम मैच भी कैसे हो सकता है। कोडी रोड्स तो भाई एक अल्टीमेट बेबी फेस में बना हुआ है, अगली स्मैकडाउन में कितने बड़े धमाके होने वाले हैं भाई साहब, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। सोच रहा हूँ कि जैसे मैंने रॉक और रोमन रेंस स्मैकडाउन में आया तो उसका भी एक सुबह अपना वाला पूरा ब्लॉग बनाया था, ऐसा कुछ मैं दोबारा से प्लान कर रहा हूँ क्योंकि शो बड़ा मस्त लग रहा है और उस टाइम मुझे भी करके मजा आया था। आपने भी इस वीडियो को पसंद किया तो शायद इस बार दोबारा से कर सकते हैं। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज रेडियो न्यूज लेटर की तरफ से एक अपडेट आई है और टामा टोंगा, अगर आप हमारे चैनल को काफी टाइम से फॉलो करते हो तो इनके बारे में आपको कई बार बताया कि रोमन रेंस के बारे में अपने कैरेक्टर में रहकर उन्होंने काफी सारे शॉट्स लिए हुए हैं। तो उनका कहना यह है कि अब ये डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी की तरफ आ रहा है। अभी शायद आपको नाम से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बिग डील होने वाले हैं क्योंकि इंडी प्रमोशंस के अंदर या डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर के सीन में उन्होंने अपना बहुत अच्छा नाम बना लिया है। दिखने में भी ये काफी सॉलिड लगते हैं अपने फिजिक और जिस तरह से अपने आपको कैरी करते हैं, तो शायद एक अच्छा एडिशन हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू के रोस्टर में। बाकी अभी से ज्यादा कुछ नहीं कह सकते कि भाई इसकी सक्सेस तो होनी है, क्योंकि जब वो आता है कंपनी के अंदर तो फिर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से उसे अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है, और अगर वो कर लेता है तो फिर इसका मतलब उसकी डब्ल्यूडब्ल्यू में सक्सेस होने के चांसेस और भी ज्यादा है। सैमी ज़ेन के बारे में खुशखबरी है, खुशखबरी सिर्फ इतनी सी है कि लगातार 10 मैच की लूजिंग स्ट्रीक पर वो चल रहे थे और नाकामुरा को हरा के उन्होंने अपनी जो स्ट्रीक है उसको तोड़ दिया। और जैसा कि हम देख रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए शायद मल्टीपर्सन मैच हो सकता है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू हर सुपरस्टार को अपनी अपनी जगह से मोमेंटम देना शुरू कर रही है। सैमी ज़ेन तो ऐसे बंदे भाई, वो कितनी भी बुरी कंडीशन में हो, अगर एक प्रोमो तगड़ा सा कट कर दे, लगता है यही बंदा रोमन रेंस को हराएगा चैंपियनशिप के लिए। तो ये डिलीवर करने की पावर है सैमी ज़ेन के अंदर, इस बात को डब्ल्यूडब्ल्यू भी अच्छे समझती है और शायद इसीलिए उनको एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट वो देंगे एट रेसलमेनिया, और उसके बाद नहीं तो मनी इन द बैंक के अंदर। तो भाई मुझे लग रहा है उनके अलावा और कोई बंदा हो नहीं सकता जो उस ब्रीफकेस को हासिल करेगा इस साल। अगली स्टोरी लोगन पॉल के बारे में। तो लोगन पॉल है हमारे बहुत बड़े वाले, सोशल मीडिया के अंदर कैसे अटेंशन लेनी है, कैसे हमेशा कंट्रोवर्सी ये सब करनी है। तो ड्रू मैकिंटायर ने क्योंकि जीता था एलिमिनेशन चेंबर, किसकी वजह से? लोगन पॉल की वजह से। ऐसा कहना है लोगन पॉल का, क्योंकि अगर लोगन पॉल नॉकआउट नहीं करते, रैंडी नॉकआउट नहीं करते, तो फिर वो आरकेओ नहीं करते, तो फिर ये मैच जीतते नहीं ड्रू मैकिंटायर। उसी को उन्होंने एक वीडियो बना के ऐसे फॉर्म कर दिया और उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को टैग करके लिखा यू आर वेलकम, जिसका जवाब ड्रू मैकिंटायर ने दिया कि भाई साहब तेरे अंदर दिमाग में सब कुछ टैलेंट तो है, लेकिन कहना मुझे पड़ेगा कि उसका बार बहुत ज्यादा नीचे है। तो ड्रू मैकिंटायर ने ऐसा कहा कि लोगन पॉल की बातों का जवाब दे दिया कि भाई तेरी मेरी वजह से कुछ नहीं जीता, मैं अपने दम पर और अपनी वजह से जीता हूं। ये तो मैं बोलूंगा कि 50-50 रहा यहाँ पे। लोगन पॉल ने बड़ी मस्त तरीके से उस वीडियो को बनाया, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने भी उसका काउंटर में अच्छा जवाब दिया। पॉल हेमन के साथ उनके वो जो चेले चपाटे आए थे उनको सेव करने के लिए, तो ये वीडियो मैं छोटी सी चला दूंगा बिल्कुल, जो उन्होंने बड़ी जोर से चेयर फेंक के मारी थी उनके मुंह पे। तो पहली बात तो आप ये चीज नोटिस करना कि जब भी डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार्स नहीं है और डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे लोकल टैलेंट्स को लेके आती है, तो इनके ऊपर रिस्क डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर इनको इंजरी भी हो गई तो एक ही सेगमेंट के लिए तो यूज होना है, बाकी जो भी इनका खर्चा पानी होगा तो डब्ल्यूडब्ल्यू अच्छे से देख ही लेती है। तो इनके ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा सा हार्श जाती है, इसलिए हमने देखा भी था कि वो फेंक दिया। अब ये नहीं कहूंगा इसमें बहुत कुछ गलत है, थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा काम करने से कई लोगों को रिवॉर्ड भी मिल जाते हैं। बताना जरा मुझे कमेंट करके आप में से कितने लोग डब्ल्यूडब्ल्यू, कितने लोग आपने डब्ल्यूडब्ल्यू, कितने सुपरस्टार ऐसे देखे जो कि पहले डब्ल्यूडब्ल्यू में सिक्योरिटी का काम कर रहे थे किसी के लिए, लेकिन आज मेन रोस्टर में शायद आप उनके फैन हो। देखते हैं कौन कौन है वो बड़े वाले फैंस। तो ये मूवमेंट हुआ था उनके साथ जहां पे उनका सिर में सच में लग गई। उन्होंने ट्वीट करके भी ये बताया, इनका नेम नेसी है और ये एक प्रोफेशनल रेसलर है, डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे नहीं किसी को उठा के लेके आती। तो उन्होंने ट्वीट करके दिखाया भाई देखो कैसे उनका जो यहाँ पे सिर है उसमें, हम तो अपनी भाषा में गुम बोलते हैं इसे, कोई गुमड़ा भी बोलता है, तो ऐसा मोटा सा हो गया यहाँ पे। इनके लिए तो मूवमेंट ही बन गया भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू टीवी पर फीचर होने का मौका मिल गया। डीन एम्ब्रोस के नाम लिए जा रहे हैं। हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यू में है नहीं इस समय, लेकिन डाइजैक का जो मैच है जो
जो गेसी के साथ NXT रोड ब्लॉक में, और ये असाइलम मैच होने वाला है एम्ब्रोस असाइलम जो हमने जैसे पहले देखा था। तो यहाँ पे डाइजेक्ट ट्वीट करके बोलते हैं कि अब मुझे डीन एम्ब्रोस के जो क्लिप्स है, जो टेप्स है, उनको दोबारा से देखना पड़ेगा, उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको याद होगा ना वो स्ट्रक्चर के अंदर जेरिको के साथ भी उनका मैच हुआ था, वो बिल्कुल ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स आते हैं मारने के लिए, वेपन ऐसे ऐसे होते हैं जो हमने कहीं देखे नहीं, और उसी से पता चलता है कि एक हार्डकोर का भी मतलब यहाँ पर है कि बिल्कुल ब्रूटल वाली चीजों के अंदर डीन एम्ब्रोस अपने आप को शुरू से ही इन्वॉल्व देखना चाहते थे, और वो चीज उन्होंने WWE में भी करने की कोशिश करी, और इसलिए हमने असाइलम मैच देखा। तो जस्ट उन्हें ट्वीट करके थोड़ा सा यादों में दिला दिया डीन एम्ब्रोस को, मतलब WWE फैंस को डीन एम्ब्रोस की याद दिला दी। कल शाम वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि R-Truth ने अभी तक रेसलमेनिया में एक भी मैच नहीं जीता है, और अगर वो जीत जाएंगे इस साल रेसलमेनिया में तो उनके लिए बहुत बड़ा मूवमेंट बन सकता है। तो R-Truth ने खुद ट्वीट करके मिज के साथ, ट्वीट बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम की स्टोरी में उन्होंने ये फोटो लगाई जहां पर वो लिखते हैं वी नीड दिस एट रेसलमेनिया 40, और यहाँ पर उन्होंने मिज और खुद के ऊपर अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स को लगा दिया, चिपका दिया है। यार अब तो R-Truth मतलब फैंस के अरमान जगा रहे हैं, क्योंकि अब तक तो इतना ज्यादा फैंस ध्यान दे नहीं देते, लेकिन वो खुद से ऐसे स्टोरी या ट्वीट अगर R-Truth कर रहे हैं तो मतलब कि वो फैंस को एक तरीके से एक्साइट कर रहे हैं कि भाई देखो ये भी हो सकता है, ये भी कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूं यार, वैसे इतना मैं कह सकता हूं कि ये चैंपियनशिप जीत जाएंगे, उसके बाद शायद इंटरेस्टिंग चीजें नहीं होंगी, क्योंकि R-Truth को फनी कैरेक्टर में रह के एट द सेम टाइम सीरियस दिखाना भी या फिर लेजेंड बंदा दिखाना भी WWE के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ट्रिपल एच क्या पता इसको नेल कर दें। लेकिन एक मूवमेंट देने के लिए आई थिंक मैं तो जरूर देखना चाहूंगा कि अगर मिज और R-Truth ऑसम ट्रूथ अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को जीत जाते हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल हम बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में, उनकी चैंपियनशिप को वेकेट करने के बारे में, इसको रिलिंक्विश करने के बारे में, इसको त्याग देने के बारे में। तो WWE 2K24 का जो गेम है, यहाँ पर जो माय राइज मोड है, इसको हमने अपने गेमिंग चैनल पे भी खेला था पूरे 2K23 के लिए। तो यहाँ पे जो स्टोरी है रोमन रेंज की वो कुछ ऐसी है कि 1253 दिन जब उनके एज चैंपियन हो गए तो खुद से ही रोमन रेंज ने अपना जो चैंपियनशिप है उसको वेकेट कर दिया। और यहाँ पर स्टोरी अब ये दिखाई जा रही है इसके अंदर कि अब कौन होगा जिसको अनडिस्प्यूटेड टैग मिलेगा कंपनी के अंदर, जिसका जो टाइटल है वो मिलेगा, मतलब उसके लिए अलग स्टोरी चल रही है। तो 2K के अंदर जो स्टोरी है वो ऐसी है कि रोमन रेंज कभी चैंपियनशिप हारे ही नहीं, उनको अपनी चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करना पड़ गया। वैसे 1253 दिन है, लेकिन एक्चुअल में भी रोमन रेंज के 1276, 77, 78 ऐसे कुछ दिन हो चुके हैं। तो क्या इसका मतलब है WWE की स्टोरी में होने वाला है? देखो 2K23 का मुझे याद है MVP का जो रोल मिला था उस गेम के अंदर, वही रोल बाद में हमने स्टोरी लाइन के अंदर भी देखा था। तो वो चीजें ऐसे होती हैं कि हाँ ये बेस्ट है, तो चलो, क्योंकि क्रिएटिव तो दोनों ही जगह ही चल रहे हैं, इंटरेस्टिंग तो दोनों ही जगह WWE को बनाना है। अब ये बड़ा मतलब अभी तो खैर रोमन रेंज और कोडी रोड्स का मैच हो, तब तक तो कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में, लेकिन अगर रोमन रेंज वहां पर रिटेन कर रहे हैं तो शायद ये एक ऑप्शन हो सकता है WWE के पास। लेकिन पता ही है अभी कोडी रोड्स के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं रोमन रेंज के सामने। अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर और बात करेंगे अच्छे से। स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा होगा ब्लड लाइन का एपिसोड नंबर 6, द फिनाले एपिसोड, उसको जाके जरूर सुनना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो आप लोग इस वीडियो को, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।